हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, जो हमने पिछला लेक्चर रिकॉर्ड किया था प्रॉब्लमेटिक सॉइल का, वहां पर हमने प्रॉब्लमेटिक सॉइल की डेफिनेशन, वेस्टलैंड की डेफिनेशन एंड जो हमारा ग्लास कल्टीवेटेड एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया है, इन सब के बारे में बात की थी। उसी के साथ साथ हमने वहां पर बेसिक सॉइल्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी। हमारी जो सॉइल होती है क्या होती है एंड सॉइल का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वो सब हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर से देख लेना। अभी हम लोग आगे बात करेंगे साल्ट अफेक्टेड सॉइल की। उससे पहले मैं आपको एक बार प्रॉब्लमेटिक सॉइल की डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूं। तो द सॉइल्स पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच अनइकोनॉमिकल फॉर द कल्टीवेशन। तो जो सॉइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उससे वह अनइकोनॉमिकल हो जाती है, जो आपकी भूमि होती है, तो उसे हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहते हैं। तो अगर बात करें हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमारा हो गया सॉइल पीएच हो गया, सॉरी ये तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। आपका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आपका सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, ये सब अगर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं तो इससे आप लोगों का जो होता है इकोनॉमिकल बेनिफिट कम हो जाएंगे, वो क्रॉप उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो इनके जो रिक्लेमेशन के लिए आप लोगों को 12.5 टन जो होता है, 12.5 टन वेल रोटेड एफवाईएम यूज करना चाहिए पर हेक्टेयर। वेल रोटेड एफवाईएम पर हेक्टेयर यूज करना चाहिए, या फिर आप इसके अलावा कंपोस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वहां पर आपका सॉयल बायोमास, माइक्रोबियल बायोमास, ये सब चीजें आती हैं। और बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो वहां पर हमारा सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, सी, ये सब आते हैं। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसा कि हमारा पीएच बढ़ जा रहा है, तो वहां पर हम उसके रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम वगैरह का यूज कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम बेसिक फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। एंड यहीं पर अगर साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे कि अभी हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल पढ़ेंगे भी, तो वहां पर हम उसके रिक्लेमेशन में एसिडिक फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से, जो कि हमारा है साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होती क्या है। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिन सॉइल्स में आपका साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उनको हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल कहते हैं। एंड बात करें इंडिया में जो इसका कंट्रीब्यूशन है, तो इंडिया में साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स आपकी मेजरली दो स्टेट्स में पाई जाती हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट नंबर पर रहता है गुजरात एंड सेकेंड नंबर पर हमारा यूपी है। तो अगर बात करें कि गुजरात में कितना एरिया है इसका, तो गुजरात में आपका है 2.37 मिलियन हेक्टेयर। एंड जो यूपी में इसका एरिया है, ये आपका है 1.37। एंड जो गुजरात में है ये आपका 2.23 है मिलियन हेक्टेयर। एंड जो टोटल साल्ट अफेक्टेड एरिया है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिया था, तो साल्ट अफेक्टेड एरिया जो पूरा इंडिया का है, ये आपका 49 मिलियन हेक्टेयर है। एंड जो एसिड अफेक्टेड सॉइल्स हैं वो आपकी हैं 7 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका क्लासिफिकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो हमारी मेजरली 4 प्रकार की होती हैं: सैलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल जिसे हम सोडिक सॉइल भी कहते हैं, एंड नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल, उसके साथ कैल्केरियस सॉइल। तो आज हम लोग बात करेंगे सैलाइन सॉइल के बारे में। तो सैलाइन सॉइल की मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी डेफिनेशन बता दे रहा हूं, जो कि आप लोग आसानी से अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सैलाइन सॉइल्स जो हमारी होती है, इनके जो की पॉइंट्स हैं आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा पीएच हो गया, ईसी हो गया, एसएआर हो गया, ईएसपी हो गया, ये सब चीजें आप लोगों को जो इसके की पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये याद है तो आप बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि सैलाइन सॉइल का हमारा पीएच कितना होता है,
ESP कितनी होती है, SAR कितना होता है और EC कितनी होती है। तो इसका जो हमारा pH होता है वह लेस देन 8.5 होता है, लेस देन 8.5 होता है। एंड जो EC होती है ये हमारी मोर देन 4 DSM होती है। एंड जो SAR होता है हमारा, यह हमारा लेस देन 13 होता है। एंड जो ESP होती है यह भी लेस देन 15 होती है। एंड जो इसी के साथ हमारी वो होती है EC हमारी ग्रेटर देन होती है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल साल्ट्स अधिक पाए जाते हैं। तो EC का जो आपका डायरेक्ट सॉल्युबल साल्ट्स, तो EC आपकी डायरेक्ट रिलेट करती है सॉल्युबल साल्ट्स की। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, अगर साल्ट्स अधिक होंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसका जो सॉल्युबल साल्ट्स का कंसंट्रेशन होता है वह मोर देन 0.1% होता है। एंड ये जो साल्ट्स होते हैं यह होते हैं साल्ट्स 0.1% साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। तो इन दोनों के साल्ट्स होते हैं जिनके की जो मेन फैक्टर होते हैं ये सल्फेट एंड NO3 होता है। तो आप लोगों को अगर डिफिनीशन यहाँ से बनानी है तो आप लोग बहुत ही अच्छी और सटीक डिफिनीशन बना सकते हैं कि द सॉइल व्हिच हैविंग लेस देन 8.5 pH एंड मोर देन 4 DSM इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, लेस देन 13 सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो एंड लेस देन 15 एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो ऐसे करके आप लोग इसकी बहुत ही अच्छी और सटीक डिफिनीशन बना सकते हैं। जो आपकी सैलाइन सॉइल्स होती हैं इन्हें दो और नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो दो नाम है, सबसे पहले तो इसे सोलन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक रशियन टर्म है। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछा भी जाता है कभी कभार कि सोलन टेस्ट जो होती है आपकी, सोलन टेस्ट नहीं, सोलन चाक के नाम से इसे जाना जाता है, सोलन चाक। तो ये आप लोगों से कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सैलाइन सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सोलन चाक के नाम से जाना जाता है। व्हाइट एल्कली सॉइल के नाम से जाना जाता है। और व्हाइट एल्कली सॉइल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो आपकी क्रस्ट होती है या आप अपर लेयर कह सकते हैं, वहां पर आपके व्हाइट सॉल्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस व्हाइट कलर की दिखने लगती है और इसे व्हाइट एल्कली सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों की बहुत ही सटीक और बहुत ही आसान डेफिनेशन हो गई, तो आप लोग इसे ऐसे याद कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, हमने अभी खरीफ क्रॉप्स के भी लेक्चर डालने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कि आप लोगों को राइस कल्टीवेशन का आज फर्स्ट पार्ट मिल चुका है, जिससे कि क्योंकि राइस का कल्टीवेशन काफी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो हम उसे 3 से 4 लेक्चर में कवर करेंगे और आप लोगों को हर छोटी से छोटी चीज बहुत ही अच्छे वे में बताएंगे। तो इसके साथ अगर हम बात करें सैलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन की, रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन, तो सैलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये मोस्टली पाई कहां जाती है। फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। REGION। तो ये जो आप लोगों की मोस्टली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में पाई जाती हैं। और इसी के साथ ये वाटर बॉडीज के किनारे भी पाई जाती हैं। तो ये वाटर बॉडीज के किनारे या फिर सेमी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के पास पाई जाती हैं। अभी बात करें इसके अगर रिक्लेमेशन की, तो ये सब चीजें आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट करते हुए भी चलिएगा। रिक्लेमेशन के लिए हम सैलाइन सॉइल की, सबसे पहला तो जो आप लोगों के लिए रिक्लेमेशन का बेस्ट तरीका होता है वह होता है लीचिंग। जब हम इरिगेशन देते हैं या फिर वहां पर अच्छे से
इरिगेशन देकर जल भर दिया जाता है तो जो आपके साल्स होते हैं वो लीच कर जाते हैं, यानी कि अपर लेयर से वो नीचे चले जाते हैं और जो आपकी सॉइल होती है वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी हो जाती है। उसी के साथ साथ बेटर ड्रेनेज भी कर सकते हैं हम कि हमने इरिगेशन दी और तुरंत ही उसे निकाल दिया तो जो सरफेस पर साल्ट कलेक्ट हुए होते हैं उसमें से काफी ज्यादा निकल जाते हैं बाहर। उसी के साथ साथ हम इसमें टॉलरेंट क्रॉप्स भी उगा सकते हैं जिन्हें सैलाइन सॉइल से ज्यादा इफेक्ट ना हो, जैसे कि हमारा पैडी हो गया, ओट्स हो गए। तो ये सब चीजें हम आसानी से इस पर उगा सकते हैं और वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसके कल्टीवेशन से हम लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स अच्छे मिल जाएंगे। इसके लिए हम एफवाईएम का भी यूज करते हैं, एफवाईएम यूज की जाती है एंड जो आपकी ग्रीन मैन्योर्स होती हैं, ग्रीन मैन्योर्स भी यूज की जाती हैं क्योंकि इनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वहां पर CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बना देती है जो कि होता है कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से पीएच जो है आपका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो इसके रिक्लेमेशन में इतना ही था। अभी हम इसके बाद आप लोगों को एल्कली सॉइल जिसे सोडिक सॉइल कहते हैं एंड कैल्केरियस सॉइल, नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल, इन सब के बारे में भी अच्छे से बताते हुए चलेंगे। तो आप लोग हमारे से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड कमेंट में हमको आप लोग ये बताइए कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हमें अपने आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को क्या अच्छे से समझाना चाहिए, वो सब चीजें आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।